Bismillahirrahmanirrahim. Muzammil Rauf Khan here, Head of Physics Department at the Creator Children University, Kottayur. 9th class, as you know, we are discussing unit number 3, that is dynamics. Today we are discussing a very important long question, friction. Friction की लफ्ज़ी मीनिंग होते हैं रगड़ के. फ्रिक्शन क्या होती है? अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, मूविंग बॉडीज़. हरकत करने वाले अजसाम की जो मोशन होती है उसे अपोज कर रही होती है, मीन टू से उसको रेजिस्ट कर रही होती है, उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत पेश कर रही होती है. यानी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे रोकने का काम जो सर अंजाम दे रही होती है उसे हम बोल रहे होते हैं फ्रिक्शन. अब आपको पता है कि फ्रिक्शन दोनों चीज़ों के लिए, हमें हरकत में आने के लिए और रुकने के लिए, दोनों सूरतों में फ्रिक्शन का होना लाजमी है. फॉर मोशन, फॉर रेस्ट, इन दोनों सूरतों में फ्रिक्शन का होना लाजमी है. फ्रिक्शन रिक्वायर होती है इन दोनों सूरतों में. अगर फ्रिक्शन होगी तभी हम चल सकते हैं, फ्रिक्शन होगी तब हम रुक सकते हैं. फ्रिक्शन दोनों सूरतों में कंपल्सरी है, हरकत में आने के लिए भी और रुकने के लिए भी. जब हम रुकते हैं तब भी फ्रिक्शन रिक्वायर होती है, जब हम चलते हैं तब भी फ्रिक्शन रिक्वायर होती है. इसकी वजह क्या है, इसकी लॉजिक क्या है? आपने देखा है कि रेस्ट तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन की जो डेफिनेशन उसमें क्लियर हो रहा है. फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, मूविंग बॉडीज़. जो हरकत करने वाले अजसाम होते हैं उसकी जो मोशन होती है उसे रेजिस्ट कर रही होती है, उसे अपोज कर रही होती है, जिसकी बिना पर ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में आता है. जब हम जा रहे होते हैं, किसी गाड़ी के अंदर सफ़र कर रहे होते हैं, तो आप लोग देखते हैं कोई बम, कोई हमारे पास रोड ब्रेकर आ जाता है या कोई ऐसी चीज़ अचानक सडनली हमारे सामने आती है, हमें ब्रेक अप्लाई करने पड़ते हैं. जब वो ब्रेक्स अप्लाई करते हैं वो किसकी सेंस में होते हैं? यानी फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं हमारे पास, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो रुक रहा होता है. अब मैंने कहा कि मोशन में आने के लिए भी फ्रिक्शन रिक्वायर होती है. उसकी लॉजिक क्या है? आप लोग देखिए, अगर फ्रिक्शन ना हो तब हम चल नहीं सकते हैं. उसकी वजह क्या है? इसकी हम और एग्जांपल देखते हैं कि आपके सामने होता है, हमारे पास कुछ बॉडीज़ हैं मुख्तलिफ, जिस तरह से हम बात करते हैं भी, एक ब्रिक है, दूसरा हमारे पास मार्बल है. इन दोनों के ऊपर हमारी जो हम अपनी पाम जो है उसको रब करते हैं. पाम को जब हम रब करते हैं तब क्या होता है? अभी हमें महसूस होता है कि जो सरफेस स्मूथ है उस पर हम इजीली उसको रब कर रहे होते हैं, इसलिए हमारी पाम जो है वो मूव कर रही होती है. और जो सरफेस हमारे पास स्मूथ नहीं होती, इर्रेगुलर होती है, वो हमारे पास क्या होती है? अभी उसके अंदर रब करने में हमें दुश्वारी पेश आ रही होती है. यही वजह होती है कि जो ऑब्जेक्ट जिसकी मोशन ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर फ्रिक्शन कम है. फ्रिक्शन कम होने पर उसकी जो मोमेंट होती है, उसकी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ कर रही होती है. और जहाँ पर फ्रिक्शन कम होती है, सॉरी ज़्यादा होती है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है वो बहुत कम होती है. इसकी एग्जांपल देखते हैं. अभी हम एक खेत देखते हैं, उसके अंदर हल लगे होते हैं. वहाँ पर आप बाईसाइकिल लेकर जाएँ, बाईसाइकिल चलाना शुरू कर, आप लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पर वो जो बाईसाइकिल होती है वो ईज़िली मूव नहीं कर रही होती, बल्कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पर उसकी जो मोशन होती है बहुत कम हो रही होती है. उसी को हम बाईसाइकिल को लेके कच्चे रोड पे आ जाते हैं. आप लोग नोटिस करते हैं कि पहले की निस्बत फोर्स कम होती है लेकिन आपकी स्पीड बढ़ जाती है. फिर आप लोग मेन रोड पे जब पहुंचते हैं वहाँ पर आप लोग देखते हैं क्या होता है? अभी आपकी फ़ोर्स पहले से मज़ीद कम होती है लेकिन स्पीड बढ़ जाती है. इसकी वजह क्या है कि जैसे जैसे आप रफ सरफेस से स्मूथ सरफेस की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे आपकी स्पीड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. तो ये चीज़ क्लियर है कि रफ सरफेस के ऊपर जो हमारे पास फ्रिक्शन होती है वो क्या होती है? अभी मैक्सिमम होती है, ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है, सॉरी फ्रिक्शन ठीक है ज़्यादा होती है. और जो हमारे पास स्मूथ सरफेस होती है, स्मूथ सरफेस के ऊपर जो फ्रिक्शन होती है वो कम होती है, जिसकी बिना पर हमारी स्पीड जो होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है. अब जब हम अपनी पाम को रब करते हैं कि मुख्तलिफ सरफेसेस के ऊपर, जिनको हमने देखा है, क्योंकि हमने तजर्बा कर रहे होते हैं, भी ये आया हमारी ऑब्जर्वेशंस होती है उसको देख रहे होते हैं, आया कि कौन सी सरफेस है जहाँ पर हमारी मोशन जो है वो मैक्सिमम है, जहाँ पर हमारी मोशन जो है वो मिनिमम है, तो हम उसको रब करते हैं. रब करने पर क्या होता है? अभी हमें नज़र आता है जो सरफेस स्मूथ होती है वहाँ पर फ्रिक्शन कम होती है, हमारी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है. और जो सरफेस रफ़ होती है वहाँ पर हमारी स्पीड मिनिमम होती है. वजह क्या होती है? वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है. अब फ्रिक्शन डिपेंड कर रही होती है 2 फैक्टर्स के ऊपर भी. उसके फैक्टर्स क्या होते हैं? अभी
प्रेसिंग फोर्स बिटवीन दैम होती है, एक तो प्रेसिंग फोर्स होगी, दूसरा नेचर ऑफ द सरफेस होती है। नेचर ऑफ द सरफेस और प्रेसिंग फोर्स, ये दो फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड कर रही होती है। अब फ्रिक्शन प्रोड्यूस कब होती है? जब हम किसी कोई भी हमारे पास सरफेस है उसके ऊपर कोई चीज़ रख के उसको हम पुल या पुश कर रहे होते हैं उसके ऊपर, तब वहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी जो मोशन होती है वो क्लियर कर रही होती है कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। बज़ाहिर हमें तमाम नज़र आने वाली सरफेसेस, जो सरफेस हमें लग रहा होता है कि ये स्मूथ है, जिस तरह से आपके सामने एक वाइट बोर्ड है, ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस आ रही है, जैसे मैं अपने हथेली को यहाँ पर जो पाम है उसको रब करता हूँ तो ईजिली मैं उसे रब कर सकता हूँ। अब जहाँ पर जैसे मैं उसे रब कर रहा हूँ तो मुझे महसूस हो रही है कि वो क्या होती है, अभी एक स्मूथ सरफेस है, लेकिन एक्चुअल में वो स्मूथ सरफेस नहीं होती। जब हम उसे माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, माइक्रोस्कोप क्या होता है, अभी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो टिनी ऑर्गेनिज्म को लार्ज करके दिखा रहा होता है, जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। अब माइक्रोस्कोप की मदद से जब हम उस स्मूथ सरफेस को देखते हैं तो जो हमें एक्चुअल में तो स्मूथ नज़र आ रही होती है, नेकेड आई की मदद से तो हमें स्मूथ नज़र आती है, लेकिन माइक्रोस्कोप देखने पर उसके अंदर आपको पिट्स और बम्प्स जो है वो नज़र आते हैं। अभी अब ये पिट्स और बम्प्स किसकी मदद से नज़र आ रहे हैं? माइक्रोस्कोप की मदद से, जो इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं कि जो हमें सरफेस स्मूथ नज़र आ रही होती है एक्चुअल में स्मूथ नहीं होती। और यही होता है जो नेकेड आई की मदद से हमें सरफेसेस स्मूथ नज़र आ रही होती हैं, एक्चुअल में वो स्मूथ नहीं होती हैं, बल्कि उनके अंदर पिट्स एंड बम्प्स जो हैं वो पाए जाते हैं। यानी हमारे पास एक सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ है जब हम उसे देखते हैं नेकेड आई की मदद से। अगर उसे हम देखते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से तो वहाँ पर आप लोगों को इस तरह की सरफेस नज़र आना शुरू हो जाती है, यानी उसके अंदर पेट्स और बम्प्स जो होते हैं वो नज़र, गड्ढे जो होते हैं वो आप लोगों को नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी अब यहाँ पर आप कोई सरफेस दूसरी उसके ऊपर रख देते हैं, दूसरी सरफेस रखने पर उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली पेट्स और बम्प्स पाए जाते हैं। अब जैसे आप उसको रब करते हैं प्रेसिंग फोर्स आपकी बढ़ती है। अब हमारे पास नेचर ऑफ द सरफेस जो है मैं आपको बता चुका हूँ, वो एक ब्रिक है या हमारे पास मार्बल है, दो सरफेस डिफरेंट हैं, एक हमारे पास रफ है एक स्मूथ है, उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। जैसे उसके ऊपर प्रेस करते हैं, प्रेस करने पर पुल या पुश करने पर वो क्या होता है, अभी उसके अंदर उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है। यानी यहाँ पर तो ये जो पोजीशन बन जाती है, दूसरी सरफेस जो है वो भी इसी पोजीशन के अंदर होता है, तो उसके अंदर ये कंडीशन बन जाती है अभी, जिन्हें हम बोल रहे होते हैं कोल्ड वेल्ड्स। जो कोल्ड वेल्ड्स होते हैं, जिस तरह से आप लोग देखें गाड़ी, एक मोटर बाइक होती है, मोटर बाइक आप रोड देखते हैं, रोड जो होता है मेन रोड भी देख लें, वो एक्चुअल में स्मूथ नहीं होता, उसके अंदर भी यही पेट्स और बम्प्स पाए जाती हैं, कोल्ड वेल्ड्स पाए जाते हैं। और टायर जो होता है उसकी जो थ्रेडिंग होती है वो उसको अंदर अपनी जो ग्रिफ्ट होती है, उसकी जो ग्रिप होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, जिसकी बिना पर उसकी स्मूथ वो अपनी जो मूवमेंट होती है वो स्मूथ सरफेस से स्टार्ट कर देता है। तो सेम इट एज जैसे ही उसके ऊपर हम प्रेस करते हैं, आगे पीछे हरकत देते हैं, तो वो कोल्ड वेल्व्स बना लेते हैं। इन कोल्ड वेल्व्स को टूटे बगैर उनकी मोशन जो है वो चल रही होती है। अब फ्रिक्शन जो होती है, जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो होती है उन्हें हम बोल रहे होते हैं अभी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से भी, इसे बोलते हैं म्यू। माइक्रो का सिंबल है म्यू। अब लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसे हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अभी। उसके बाद लगता है नॉर्मल रिएक्शन, और जो हमारे पास लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के दरमियान जो निस्बत होती है उसे हम बोल रहे होते हैं नॉर्मल रिएक्शन या कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास भी बोल रहे होते हैं अभी। यानी हमारे पास जो एफ एस होता है, एफ एस लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमारे पास होते हैं उसे हम एफ एस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एफ एस लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं, यानी एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी से हम बोल रहे होते हैं। अब म्यू एम जी हमारे पास क्या होता है अभी, एम जी हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन होता है, यानी म्यू इज इक्वल टू एफ एस ओवर आर। अब हमारे पास एफ एस क्या है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, आर क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान जो कांस्टेंट रेशो होती है उसे हम बोल रहे होते हैं अभी कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसे हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल रहे होते हैं, इसे हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसे बोलते हैं अभी। जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अभी।
एफ एस हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, आर हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन होता है। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान जो रेशो होती है उसे हम बोल रहे होते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास। अब जब इसको हम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन देखना चाहते हैं तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर के। आर हमारे पास रिएक्शन होता है। अभी फोर्स हमारे पास दो तरह की लगती हैं, एक होती है एक्शन फोर्स, एक होती है रिएक्शन फोर्स। अब हमारे पास ये रिएक्शन फोर्स के तौर पर जाना जाता है। एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू होता है, यानी वेट कितना होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। क्योंकि ये आर नॉर्मल रिएक्शन है जो कि एक रिएक्शन भी फोर्स के तौर पर रखी होती है जिसे हम एम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी। ये हमारे पास जो आर है इसको एज अ हिंट ले लें, आर इज इक्वल टू म्यू एम जी। आर हमारे पास जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो हमारे नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एम जी के इक्वल हो जाता है, जिसे हम बोल रहे होते हैं भी ये हमारे पास जो एफ एस है वो म्यू एम जी के इक्वल हो जाता है। अब हमारे पास फ्रिक्शन कहाँ पर ज़रूरत होती है? हमें फ्रिक्शन हमें चलने के लिए ज़रूरत होती है, हमें रुकने के लिए ज़रूरत होती है। हमारे पास जो एथलीट्स होते हैं आपने देखा वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उनकी जो शूज़ की ग्रिप होती है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, यानी उनके अंदर थ्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है ताकि उनको चलने में दौड़ने में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो, यानी किसी फिसलन का शिकार ना हो। जो हमारे पास स्लिपरी ग्राउंड है वहाँ पर वो ईज़िली मूव कर सकते हैं। तो जो मैं आपको बात कर रहा था पहले, मैंने आपको बताया कि जो मोशन होती है या रेस्ट में आने के लिए दोनों सूरतों में फ्रिक्शन रिक्वायर होती है। अगर फ्रिक्शन ना हो तब हम हरकत नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि आपने देखा होगा स्लिपरी ग्राउंड होते हैं, जब बारिश वगैरह आई होती है, यहाँ पर पानी ठहरा होता है तो आप क्या करते हैं, बड़ी एहतियात के साथ चल रहे होते हैं। वजह क्या होती है, कहीं आप लोग स्लाइड ना कर जाएं, फिसल ना जाएं। जैसे ही आप लोग स्लाइड करते हैं तो आपने देखा है कि आप अपना तवाज़ुन जो है उसको बरकरार नहीं रख सकते, आपका इक्विलिब्रियम जो है वो मेनटेन नहीं होता, जिसकी बिना पर आप मुसलसल स्लाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, आप चल नहीं सकते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम मुसलसल स्लाइड करते रहेंगे, रोक नहीं सकते हैं। इसलिए हमें चलने के लिए फ्रिक्शन का होना लाजमी है। जब हम चल चुके होते हैं तो रुकने के लिए भी फ्रिक्शन का होना लाजमी है। फ्रिक्शन बेसिकली क्या होती है, अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। थैंक यू।